हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी हम लोग गॉस लॉ का जो एप्लीकेशन है उसके एप्लीकेशन को पढ़ रहे हैं। इसमें दो एप्लीकेशन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जब चार्ज हमारा एक लाइन पे फैला हुआ हो, और दूसरा हम लोग पढ़े थे जब चार्ज हमारा एक सीट पे फैला हुआ हो या फिर चार्ज हमारा दो सीट पे फैला हुआ हो। तो उस कंडीशन में अगर आप इन लेक्चर को नहीं देखे हैं तो इसको मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, लिंक इसका दे दूंगा, वहाँ से डिस्क्रिप्शन से आप देख सकते हैं। और आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि एक हॉलो स्फीयर या फिर स्फेरिकल सेल हम लोग बोले, उस पर अगर चार्ज फैला हुआ हो तो उस कंडीशन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से प्रोड्यूस होगा। अब हॉलो स्फीयर या स्फेरिकल सेल हम लोग किसको बोलेंगे वो थोड़ा सा समझिए। हम लोग जनरली क्रिकेट खेलते हैं, आप लोग भी खेलते होंगे, और क्रिकेट का जो हमारा टेनिस वाला बॉल होता है वो फटता है तो उसको आप देखते होंगे। उसके अंदर का जो पोर्शन होता है वो आप कुछ देखेंगे कि इतना मोटा सा पोर्शन होता है और बीच में खोखला सा होता है, ठीक है। तो इसी तरह का अगर हम लोग के पास अगर एक कंडक्टर का स्फीयर हो, या फिर उसको हम लोग स्फेरिकल सेल बोले या फिर हॉलो स्फीयर बोले, अगर वो चीज़ हम लोग के पास है और उस पर चार्ज हमारा फैला हुआ है, उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उस कंडीशन में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे ये आज हम लोग सीखेंगे। क्लियर है? स्फेरिकल सेल उसको बोलिए या फिर हॉलो स्फीयर बोलिए, दोनों में से कुछ भी हम लोग बोल सकते हैं उसको। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग फिगर बनाकर देखेंगे। फिगर के बाद जैसे हम लोग हमेशा की तरह लिखते थे वैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग कॉपी पेन ले लीजिए और फटाक से हेडिंग डाल दीजिए। हेडिंग आपको क्या डालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करेंगे, किसके कारण फाइंड करेंगे? यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल के कारण। जो हमारा स्फेरिकल सेल है, हम लोग इमेजिन किए रहेंगे कि जो हमारा टेनिस वाला क्रिकेट बॉल है वही बॉल है हमारा, लेकिन वो हमारा जो जिस मटेरियल का बना हुआ है वो नहीं है। वो क्या है? हम लोग इमेजिन करेंगे कि किसी कंडक्टर का बना हुआ है। आप एल्यूमिनियम ले सकते हैं, कॉपर ले सकते हैं, गोल्ड ले सकते हैं, सिल्वर ले सकते हैं, आपको जो लेना है ले लीजिए। उस पर हम लोग इमेजिन करके चल रहे हैं कि चार्ज फैला हुआ है। उम्मीद है कि आप लोग हेडिंग दे दिए होंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक स्फेरिकल सेल बना लेते हैं। ये हमारा कुछ स्फेरिकल सेल है। मेरा थोड़ा सा गोला नहीं हो रहा है बोर्ड की वजह से, और फिगर उतना अच्छा मेरे से बनता भी नहीं है, तो आप लोग कोशिश करेंगे अच्छा फिगर बनाने का, है ना, कि पूरा आपका ये गोला सा दिखे, स्फेरिकल टाइप का दिखे, है ना, पूरा गोल दिखे। अब इस पे जो है हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पे हमारा चार्ज क्या है? फैला हुआ है। आप इसमें पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो लेने की वो आप बिल्कुल ले सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज जनरली बुक वगैरह में लिया हुआ होता है, या फिर जनरल केस में हम लोग पॉजिटिव चार्ज ही लेते हैं, तो हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ले लिए कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पूरे पे स्प्रेड है, फैला हुआ है, ठीक है। ऐसे भी हम लोग देखे थे जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का प्रॉपर्टी देखे थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का प्रॉपर्टी में क्या देखे थे कि जो हमारा चार्ज है वो कहाँ पे फैला हुआ होता है? किसी भी मेटल के, जो भी हमारा कंडक्टर है उसके सरफेस पे फैला हुआ होता है चार्ज। तो चार्ज कहाँ पे है? इसके सरफेस पे फैला हुआ है, ठीक। अब इसका जो है हम लोग कुछ रेडियस ले लेते हैं। मान लीजिए ये इसका कुछ सेंटर है। आप क्रिकेट बॉल या फिर फुटबॉल को भी आप इमेजिन कर सकते हैं। फुटबॉल का भी हमारा सेम कंडीशन होता है, हॉलो स्फीयर टाइप होता है। तो इमेजिन कीजिए कि उसका ये सेंटर है। सेंटर को हम लोग कुछ ओ नाम दे देते हैं। यहाँ पे जो हमारा चार्ज है उसको आप कुछ क्यू नाम देंगे। बोर्ड मेरा थोड़ा छोटा है इसलिए हम फिगर छोटा बना रहे हैं, आप लोग कुछ बड़ा सा बनाएंगे, मतलब कि आधे पोर्शन में बड़ा सा फिगर बनाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे चार्ज हमारा क्यू है। अच्छा, अब यहाँ से इसका जो रेडियस है, ये रेडियस को हम लोग कुछ कैपिटल आर मान लेते हैं, ठीक है। इसका जो रेडियस है वो कुछ कैपिटल आर है। और इसके बाद अब हम लोग लिखना चालू करते हैं। लिखना स्टार्ट कीजिए आप मेरे साथ। कंसीडर, यहाँ से आप इसके चारों तरफ थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ देंगे। इसके चारों तरफ थोड़ा सा डिस्टेंस बचा हुआ होना चाहिए, क्योंकि फिगर में और हमको अभी बनाना है। तो यहाँ से हम लोग लिखना चालू करेंगे। कंसीडर वन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, कंसीडर वन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, कंसीडर वन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड spherical cell, spherical cell, कंसीडर वन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि या स्फेरिकल सेल को कंसीडर कर रहे हैं जिसपे
चार्ज हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कहने का क्या मतलब कि चार्ज हमारा सभी जगह इक्वल है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ज़्यादा चार्ज है यहाँ पे कम चार्ज है, मतलब इक्वल चार्ज चारों तरफ फैला हुआ है। कंसीडर वन यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल, हम लोग एक स्फेरिकल सेल कंसीडर कर लिए हैं। हैविंग, इसी में हम लोग आगे लिखेंगे, मतलब ये इसके पास क्या है उसके बारे में। हैविंग चार्ज Q at its center O, having charge Q at its center O, इसका जो सेंटर O है उस पे चार्ज Q अवेलेबल है, whose radius is, ये जो हमारा स्फेरिकल सेल है इसका रेडियस है, whose radius is कैपिटल R, हम लोग लिखेंगे बराबर R, इसका जो रेडियस है वो क्या है कैपिटल R। अब इसके कारण जो है ये जो हमारा यूनिफॉर्मली सेल है इसके कारण हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करना है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमारा वैल्यू है वो हम लोग तीन कंडीशन में फाइंड करेंगे। कैसे कैसे तीन कंडीशन में फाइंड करेंगे, एक बार हम लोग बाहर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करेंगे, दूसरी बार इसके सरफेस पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करेंगे, और तीसरी बार इसके अंदर कहीं भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करेंगे, मतलब तीन जगह पर। ये जो हमारा स्फेरिकल सेल है, इमेजिन कीजिए कि फुटबॉल है, फुटबॉल पे चार्ज फैला हुआ है, उसके कारण फुटबॉल के बाहर एक बार हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, दूसरी बार फुटबॉल का जो हमारा सरफेस है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करेंगे, और तीसरी बार जो फुटबॉल के अंदर वाला पोर्शन है, मतलब जो हॉलो स्फीयर है हमारा, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें मेंशन करेंगे, लिखेंगे नाउ वी हैव टू फाइंड, आगे आप लोग लिखना चालू कीजिए मेरे साथ। नाउ वी हैव टू फाइंड electric field, now we have to find electric field due to spherical cell या फिर hollow sphere, जो भी आप लिखना चाहे, spherical cell। now we have to find electric field due to spherical cell at 3 stages, या फिर in 3 cases हम लोग लिख लेते हैं, in 3 cases, उसके बाद हम लोग डैश दे देते हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल इन 3 केसेस, 3 केस में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग केस 1 देते हैं। केस 1 हमारा क्या है, केस 1 इस तरह से, जैसे मैं लिख रहा हूँ केस 1 2 3, इसी तरह से आप लोग भी केस 1 लिखेंगे। व्हेन, केस 1 हमारा क्या है, व्हेन point P is outside the spherical cell, when point P is outside the spherical cell, जब point P कहने का मतलब जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं उस पॉइंट का नाम हमारा पॉइंट P रहता है हमेशा। हम लोग, आप चाहे तो कुछ और भी ले सकते हैं। When point P is outside the spherical cell, जब हमारा पॉइंट P जो है स्फेरिकल सेल के कुछ बाहर हो, मान लीजिए कि यहीं पे हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे है पॉइंट P। ठीक है, तो इस कंडीशन में सबसे पहले हमको क्या करना होता है, जहाँ पर बहुत सारा चार्ज हो वहाँ पे हम लोग कौन कौन सा ये जो मेथड है वो नहीं अप्लाई कर सकते हैं, कूलॉम्स लॉ नहीं अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि वो सिर्फ 2 चार्ज के बीच में होता है। फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो भी हमारा 4 5 6 7 8 10 मतलब काउंटेबल नंबर ऑफ चार्ज के बीच में अप्लाई होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज जो है ये अनकाउंटेबल नंबर ऑफ चार्ज है, यहाँ पर चार्ज की संख्या बहुत ज़्यादा है, जिसके वजह से यहाँ पर हम लोग ना तो कूलॉम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं ना ही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे, गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। तो गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक गॉसियन सरफेस लेते हैं। गॉसियन सरफेस किसको बोलते हैं, फिर से मैं रिपीट करता हूं, एक ऐसा सरफेस जो पूरे चार्ज्ड सरफेस को कवर करे। मतलब यहाँ जो हमारा स्फेरिकल सेल है, इमेजिन कीजिए कि टेनिस बॉल है, इस टेनिस बॉल पे पूरा चार्ज फैला हुआ है। अब हमको एक ऐसा सरफेस लेना है जो इस पूरे बॉल को कवर करे, इस पूरे बॉल पे जितना भी चार्ज है उसको कवर करे। तो हम लोग क्या करेंगे, टेनिस बॉल जो हमारा इतना बड़ा है इसे थोड़ा सा बड़ा बॉल लेंगे और इसको कवर कर देंगे। मतलब टेनिस बॉल को हम लोग बीच में डाल देंगे और एक वैसा ही बॉल लेंगे जो उससे थोड़ा सा बड़ा होगा और उसको कवर कर देगा।
उस तरह के सरफेस को हम लोग क्या बोलेंगे, गॉसियन सरफेस बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि गॉसियन सरफेस लेते हैं, इसके चारों तरफ से वो इस तरह से कुछ घेरा बनाते हुए होगा। मेरा हो सकता है गॉसियन सरफेस थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए, आप लोग सीधा सा लेंगे, नहीं तो रफली आप ले सकते हैं, बाद में इसको आप स्केल पेंसिल वगैरह से अपना जो आपका डिवाइडर वगैरह है उसे अपना सीधा कर लीजिएगा। तो यहाँ ये जो हमारा है वो क्या हो गया, गॉसियन सरफेस। अब गॉसियन सरफेस पे पी पॉइंट है हमारा, पी पॉइंट से हम लोग गॉसियन सरफेस लिए हैं, गॉसियन सरफेस हम लोग पी पॉइंट से लिए हैं। ठीक है, अब जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो इससे क्रॉस कर रहा होगा, इसका रेडियस हम लोग आर कुछ इधर ले लेते हैं, इसका रेडियस आर हमारा कुछ सपोज कीजिए कि यहाँ पे था, चारों तरफ तो रेडियस आर ही है लेकिन यहाँ पे अभी हम लोग ऐसे ले लेते हैं। अब जो है ये पी पॉइंट जो है हमारा यहाँ से इसके सेंटर से सपोज कीजिए कि कुछ स्मॉल आर डिस्टेंस पर है। ठीक है, अब हम लोग इन सारी चीज़ों को इसमें मेंशन कर देते हैं। कंसीडर वन गॉसियन सरफेस, कंसीडर वन गॉसियन सरफेस, मेरे साथ आप लोग नोट करना चालू कीजिए फटाक से। कंसीडर वन गॉसियन सरफेस around, consider one Gaussian surface through the point P, enclosing around the, enclosing या फिर सीधे लिखिए enclosing the spherical surface, enclosing the spherical charged surface, enclosing the spherical charged surface, enclosing the spherical charged surface, consider one Gaussian surface, एक हम लोग Gaussian surface को कंसिडर कर रहे हैं through the point P, यहाँ पे P छूट गया, through the point P enclosing the Gaussian surface, जो Gaussian surface को enclose कर रहा है। ठीक है, कॉमा दीजिए यहाँ पर, whose radius is small r, ये जो हमारा Gaussian surface है इसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर है। यहाँ पे ब्रैकेट में आप एक चीज मेंशन कर देंगे, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, मतलब यहाँ जो स्मॉल आर जो हम लोग रेडियस ले रहे हैं गॉसियन सरफेस का, ये क्या है, ये रेडियस बड़ा है किसकी तुलना में, ये जो हमारा छोटा वाला जो हमारा स्फेरिकल सेल है जिसका रेडियस कैपिटल आर है उसकी तुलना में। ठीक है, अब ये जो हमारा पी पॉइंट है, पी पॉइंट से हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस करेगा। अब इमेजिन कीजिए जो हमारा छोटा सा बॉल है, छोटा सा बॉल पे चार्ज फैला हुआ है, तो जहां भी हमारा चार्ज है वहां से हम लोग क्या जानते हैं, चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलता है चारों तरफ। अब इमेजिन कीजिए कि ये बॉल है, बॉल से हमारा क्या है, चार्ज चारों तरफ निकल रहा है। अब चार्ज जो हमारा कुछ इस तरह से निकल रहा है वो क्या होगा, इसके ऊपर से जो हमारा एक और कवर है उस कवर को क्रॉस करेगा, परपेंडिकुलरली क्रॉस करेगा चारों तरफ, है ना इलेक्ट्रिक। और फिर हम लोग क्या जानते हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी भी सरफेस को परपेंडिकुलरली क्रॉस करता है तो क्या क्रिएट होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट होता है। उस सिचुएशन को हम लोग थोड़ा सा लिखेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो हमारा चार्ज है, इस चार्ज से हमारा क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रिएट हो रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस को क्या कर रहा है, परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रहा है, तो ये यहाँ पर क्या क्रिएट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसको क्रॉस कर रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जहां से क्रॉस कर रहा है, इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारा क्रिएट हो रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या कर रहा है, इसको पी पॉइंट पे क्रॉस कर रहा है। वैसे यहाँ भी क्रॉस कर रहा होगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, चारों तरफ से क्रॉस कर रहा होगा, लेकिन हम लोग किसी एक पॉइंट को कंसिडर कर लेते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है। अब यहाँ जहाँ से क्रॉस कर रहा है वहाँ पर क्या है, छोटा सा एरिया है, छोटा सा एरिया, इस तरह का कंडीशन हम लोग बहुत बार देख चुके हैं। छोटा सा एरिया है, छोटा सा एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, डीएस बोलते हैं, एरिया वेक्टर। चूंकि एरिया हमारा स्केलर क्वांटिटी है लेकिन छोटा सा एरिया हमारा क्या वेक्टर क्वांटिटी है, इस कारण इसको हम लोग डीएस वेक्टर से डिनोट करते हैं। ठीक, अब फिर हम लोग क्या लिखेंगे, आगे आगे मेंशन करेंगे इस चीज को हम लोग। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, नाउ इलेक्ट्रिक, आप लोग नोट करते रहेंगे मेरे साथ। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, now electric field line is passing through, now electric field line is passing through, electric field line हमारा कहाँ से पास कर रहा है, P point of Gaussian surface। now electric field line is passing through point P of Gaussian surface, point P of Gaussian surface,
पॉइंट P ऑफ गॉसियन सरफेस। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोग इजीली से नोट कर पाए मेरे साथ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारा कहाँ से पास कर रहा है? P पॉइंट से पास कर रहा है, जो कि गॉसियन सरफेस पे P पॉइंट है हमारा, ठीक है। एंड यहीं पे हम लोग आगे मेंशन करेंगे एंड एरिया वेक्टर इज ds वेक्टर। और यहाँ जो हमारा एरिया वेक्टर है वो क्या है? हमारा ds वेक्टर है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएटेड, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट हो रहा है उसके बारे में हम लोग लिखेंगे। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएटेड इज, यहाँ जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है, कहाँ से क्रॉस कर रहा है? छोटा सा एरिया से क्रॉस कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा? छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा डी फाई इक्वल टू क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ds हो जाएगा हमारा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन आप लोग जानते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, और जो हमारा डॉट प्रोडक्ट होता है किसके साथ? एरिया वेक्टर के साथ। तो ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अब दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू हम लोग देख रहे हैं। इस तरह से जितना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट हो रहा है चारों तरफ का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड, इस इधर भी इंटीग्रेट करेंगे और इधर भी इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेट करने पर हमको क्या मिलेगा? क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी फाई इज इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट ds। डॉट प्रोडक्ट आपको मालूम है, अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो तो क्या हो जाता है? ए बी कॉस थीटा। मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि आप लोग पीछे वाला रिवीजन करते रहिए। पीछे वाला रिवीजन अगर किए होंगे तो आपको ये बहुत बेहतर ढंग से ये चीज़ समझ में आएगा। अगर पीछे वाला पोर्शन नहीं ध्यान में होगा तो थोड़ा सा आपको परेशानी होगा कि ये हम लोग कैसे कर लिए। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ई ds कॉस थीटा। और थीटा क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों के बीच का एंगल होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा इधर ही है और एरिया वेक्टर भी हमारा इधर ही है, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। तो इस तरह का सिचुएशन हम लोग के पास पहले भी आया हुआ था। तो डी फाई का बदले हमारे पास क्या बचेगा? फाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई ds कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1। थीटा का वैल्यू 0 है तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का 10 हो जाएगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो फिर हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पर एक लाइन दे देते हैं और फिर इधर का पोर्शन बाकी बचा हुआ इधर लिखेंगे। फिर हमारा फाई का वैल्यू क्या होगा? अब फिर हमारा फाई का वैल्यू हो जाएगा, ध्यान देंगे ये ऊपर का पोर्शन अलग है, आप लोग पहले से जानते हैं। फाई इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ds। फाई इक्वल टू हमारा, क्योंकि cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होता है? कांस्टेंट टर्म होता है, इसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, अंदर क्या बचेगा? क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds। यहाँ पर ई डॉट ds था तो ds को हम लोग बाहर निकाल दिए। बार बार इस चीज़ को हम लोग रिपीट कर रहे हैं, एक बार और आज भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r स्क्वायर। यहाँ पर चार्ज का वैल्यू क्या होता है? फिक्स्ड होता है, 2 कूलम, 5 कूलम, 10 कूलम, 50 कूलम, 5000 कूलम, जो भी होगा कुछ। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है? 9 इंटू 10⁻9 फिक्स्ड है। और r का वैल्यू मतलब रेडियस का वैल्यू भी हमारा फिक्स है। अगर किसी चीज़ का रेडियस ले हम लोग तो वो परमानेंट फिक्स रहेगा, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, कुछ भी। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। और इंटीग्रेशन में हम लोग जानते हैं कि कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पर फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग के पास? ई इंटू ds, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds। अब ds जो है हमारा क्या है? छोटा सा एरिया है। अब ds हमारा क्या है? यहाँ पर छोटा सा एरिया है। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे मतलब बड़ा सा एरिया हमको मिलेगा। बड़ा सा एरिया यहाँ पे क्या मिलेगा? इस तरह का सिचुएशन हम लोग गॉस थ्योरम में भी देखे थे। अब इमेजिन कीजिए कि आप फुटबॉल का बड़ा सा पोर्शन को क्रॉस कर रहे थे किसी एक पॉइंट से, और फुटबॉल का पूरा पोर्शन को अगर हम लोग ले तो पूरा पोर्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? पूरा पोर्शन हमारा स्फीयर हो जाएगा। तो ई इंटू यहाँ पर क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds कहने का क्या मतलब हो गया? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो स्फीयर का सरफेस एरिया उम्मीद है आप लोग को याद होगा, कितना हो जाएगा? ई इंटू सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई r स्क्वायर। और यहाँ पर r का वैल्यू कितना है? छोटा वाला r है, तो 4 पाई r स्क्वायर। मतलब फाई का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा?
E इंटू 4πr²। उम्मीद है कि आप मेरे साथ नोट कर रहे थे, अगर नोट नहीं कर रहे होंगे तो फटाक से कोशिश कीजिए कि कंप्लीट करने का जितना भी छूट गया था, और नहीं तो आप पॉज करके फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और क्योंकि ऊपर से फिर हमको मिटाने की ज़रूरत आ रही है, क्योंकि बोर्ड मेरा छोटा है थोड़ा सा, तो ऊपर से हम लोग मिटा के फिर से शुरू करेंगे इससे आगे। तो ये इसका जितना भी एप्लीकेशन है, गॉस थ्योरम का जितना भी एप्लीकेशन है, सारा का सारा एप्लीकेशन लगभग एक जैसा ही है। अगर आप लोग गौर कर रहे होंगे इस चीज़ को, तो अभी जो हम लोग 3 एप्लीकेशन पढ़े हैं, बस थोड़ा सा फिगर का चेंजेज आ रहा है, लेकिन एप्लीकेशन जो है हमारा एक जैसा ही है अगर आप गौर करें तो अगर आप 1-2 को भी ध्यान से समझ लेते हैं तो बाकी सारा समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और इस तरह का क्वेश्चन कुछ भी अगर आता है एप्लीकेशन से रिलेटेड, और आता है बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, सीबीएसई और आपके बिहार बोर्ड, स्टेट बोर्ड दोनों में आता है, तो आप इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, ईजिली आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हम वैल्यू देखते हैं, फाई इक्वल टू कितने हैं, E इंटू 4πr²। ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू आ गया, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है उसका वैल्यू हमको पता हो गया। अब हम लोग फ्रॉम डिफिनीशन ऑफ किसके, गॉस थ्योरम, जो हर बार हम लोग लिखते हैं, फ्रॉम डिफिनीशन, नोट करना चालू कीजिए मेरे साथ, फ्रॉम डिफिनीशन ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के डिफिनीशन से हम लोग क्या जानते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, जितना चार्ज इसके अंदर अवेलेबल होता है वो चार्ज इनटू 1/ε0। अब इसके अंदर चार्ज कितना अवेलेबल है, Q चार्ज अवेलेबल है, इनटू 1/ε0 अगर हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, Q/ε0 हो जाएगा। तो Q/ε0 यही हमारा क्या है, गॉस थ्योरम का डिफिनीशन है। गॉस थ्योरम के डिफिनीशन से फाई का वैल्यू इतना है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डिफिनीशन से फाई का वैल्यू इतना है। इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं बाय इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम लोग बराबर करें बाय इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को देखें तो लेफ्ट साइड दोनों के फाई है, फाई बराबर है, मतलब कि राइट साइड भी दोनों का बराबर हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, E इंटू 4πr² इज इक्वल टू Q/ε0। मतलब अगर E का वैल्यू अगर हम लोग लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, E इक्वल टू Q/4π, ये पूरा पोर्शन नीचे आ जाएगा हमारा, तो फाइनली हम लोग क्या लिखेंगे, 4π, और ε0 को हम लोग पहले लिख देते हैं, r² को बाद में, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू Q/4πε0 इंटू r²। ये आ गया हमारा किसका वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, कहाँ पे, आउटसाइड ऑफ द स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल के बाहर में। ठीक है, अगर अब इसमें एक केस को हम लोग कंसीडर करें, अगर ये जो हमारा स्फेरिकल सेल है ये किसी मीडियम में रखा हुआ है, जैसे सपोज कीजिए कि अभी ये कहाँ पर है, जहाँ पर 1/4πε0 हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, इसका मतलब ये फ्री स्पेस में है, मतलब कि नॉर्मल इन्वायरमेंट में, या फिर आप कहिए तो वैक्यूम में है, तो उस कंडीशन में हमारा ये वैल्यू है। अगर ये किसी मटेरियल में डाला हुआ हो, जैसे मान लीजिए पानी हो गया, दूध हो गया, ऑयल हो गया, कोई भी मटेरियल आप ले लीजिए, उस मीडियम में डाला हुआ, किसी भी मीडियम में डाला हुआ, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में यहाँ पर हमारा ε0 के बदले εr आ जाता है, रिलेटिव परमिटिविटी। या तो आप ये εr लिखिए, या फिर इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ε0 इंटू k। ठीक है, तो ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है, इसी को हम लोग लिख सकते हैं Q/4πε0 इंटू k इंटू r²। फिर इसको आप घेर लेंगे, ये घेरने के बाद आप क्या लिखेंगे इसके बारे में, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है, जो ये है वो ये भी है, लेकिन ये वैल्यू हम लोग कब अप्लाई करेंगे, व्हेन इलेक्ट्रिक से व्हेन स्फेरिकल सेल इज प्लेस्ड इन ए मीडियम। यहाँ पे आप लोग डाल देंगे व्हेन spherical cell is placed in a medium, when spherical cell is placed in a medium, जब spherical cell एक मीडियम में रखा हुआ हो, when spherical cell is placed in a medium, तो यहाँ पर ε0 इंटू k हो जाएगा, और कुछ खास डिफरेंस नहीं आएगा, ऐसा बस हम लोग k से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये तो हमारा आउटसाइड का स्टोरी था, बाहर का स्टोरी था। अब जब हम लोग को P पॉइंट अगर इसके सरफेस पर लिया गया हो, जो हमारा स्फेरिकल सेल है उसके सरफेस पर अगर हम लोग P पॉइंट ले, उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आएगा, अब उसको हम लोग देखते हैं।
तो पूरे को मैं इरेज करने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोग नोट कर लिए होंगे, नहीं तो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके फटक से आप इसको नोट कर लेंगे। और जैसा ये कंडीशन था, जैसा ये कंडीशन अभी हम लोग देख रहे थे, बिल्कुल सेम वैसा ही कंडीशन कुछ यहाँ पे भी होने जा रहा है। उम्मीद है कि आप लोग में से बहुत सारे लोग समझ भी रहे होंगे उस कंडीशन को, और नहीं समझ रहे हैं तो चलिए एक बार फिर से हम लोग देखते हैं सारे कंडीशन को और बेहतर ढंग से समझते हैं। तो इस कंडीशन में हमारा जो है केस 2 हमारा क्या है, केस 2 है, केस 2 हमारा है व्हेन पॉइंट P कहने का क्या मतलब है कि जहां पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करना है। व्हेन पॉइंट P इज ऑन द स्फेरिकल सेल, on the spherical cell, when point P is on the spherical cell, जब पॉइंट P हमारा स्फेरिकल सेल पे हो उस कंडीशन में हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर हम लोग गॉसियन सरफेस की बात करें, क्योंकि गॉसियन सरफेस हमको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारा चार्ज है, तो गॉसियन सरफेस हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा स्फेरिकल सेल है, जो स्फेरिकल सेल है हमारा, ये स्फेरिकल सेल ही हमारा गॉसियन सरफेस हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारा गॉसियन सरफेस होगा उसका रेडियस कितना होगा, कैपिटल R। इसमें आप लोग मेंशन करेंगे इन दिस, फटक से हेडिंग मारिए तो केस 2 व्हेन पॉइंट P इज ऑन द स्फेरिकल सेल। उम्मीद है कि आप लोग मेरे साथ साथ लिख रहे हैं, और ऐसा कीजिएगा तो आपके समय का ही बचत होगा और आप बेहतर ढंग से नोट्स भी प्रिपेयर कर पाएंगे। फिर हम लोग लिखते हैं इन दिस कंडीशन, किस कंडीशन में, जब पॉइंट P हमारा कहां पर हो, स्फेरिकल सेल पे हो। ठीक है, इन दिस कंडीशन स्फेरिकल सेल, इन दिस कंडीशन स्फेरिकल सेल itself is, spherical cell itself is Gaussian surface। इलेक्ट्रिक सेल जो है वही हमारा क्या हो जाएगा, गॉसियन सरफेस हो जाएगा। स्फेरिकल सेल ही हमारा गॉसियन सरफेस हो जाएगा। हुज, यहाँ पे आप कॉमा दे सकते हैं, यहाँ पे कॉमा दे दीजिएगा। हुज रेडियस इज कैपिटल R, जिसका रेडियस क्या है, कैपिटल R है। अब इसको हम लोग P पॉइंट कंसीडर करेंगे, P पॉइंट जहां पर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारा क्रॉस कर रहा है इधर से, और वहीं से हमारा क्या क्रॉस कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जहां से क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे हमारा छोटा सा एरिया होगा, यहीं पे हमारा एरिया वेक्टर ds भी क्रॉस कर रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी लाइन में है और एरिया वेक्टर भी हमारा इसी लाइन में है। ठीक है, फिर इस चीज को हम लोग अब मेंशन करते हैं। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड और क्या क्रॉस कर रहा है इसको, एरिया वेक्टर। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर lies in the same line, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर हमारा सेम लाइन में लाई कर रहा है, एक ही लाइन में है दोनों। तो इस कंडीशन में हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो वैल्यू होगा उसको हम लोग मेंशन करेंगे। नाउ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो हमारा वैल्यू है उसको हम लोग लिखेंगे नाउ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो हमारा वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। तो फाई इक्वल टू, अभी जस्ट हम लोग वैल्यू फाइंड करना सीखे थे, डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे E इंटू क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds। यहाँ पर ds हमारा क्या है, एक स्फेरिकल सेल है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं E इंटू एरिया वेक्टर, E इंटू सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल सेल, E इंटू सरफेस एरिया ऑफ spherical cell, E into surface area of a spherical cell with radius कैपिटल R, बड़ा वाला R। यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल सेल मतलब ये क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds अगर हम लोग करें तो इस पूरे सरफेस का हमारा सरफेस एरिया चाहिए, जैसे यहाँ पर सरफेस एरिया चाहिए था उसी तरह से। तो यहाँ पर छोटा वाला जो हमारा स्फेरिकल सेल है इसका हमारा रेडियस क्या है, R है, तो उसी चीज को हम लोग मेंशन करेंगे E इंटू सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल सेल विथ रेडियस R। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, E इंटू सरफेस एरिया का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं स्फीयर का 4πr², तो 4π और R यहाँ पे कौन सा है, कैपिटल R है, तो 4πr², ये हमारा किसका वैल्यू आ जाएगा,
फाई का वैल्यू आ जाएगा। अच्छा, फाई का वैल्यू आने के बाद फिर हम लोग क्या जानते हैं, किससे जानते हैं, गॉस थ्योरम से जानते हैं। क्या जानते हैं, फ्रॉम गॉस थ्योरम या फिर फ्रॉम गॉस लॉ वी नो, गॉस लॉ से हम लोग क्या जानते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो वैल्यू है फाई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी तक आपके एकदम दिमाग में ये बैठ जाना चाहिए, क्योंकि लगभग 10 बार ये रिपीट कर चुका हूं मैं आप लोग के साथ। तो फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ गॉस लॉ, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको आप इक्वेशन 1 कंसिडर कीजिए, इसको इक्वेशन 2 कंसिडर कीजिए। आप लिखना चालू कीजिए बाय इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम लोग इक्वेट करें, मतलब बराबर करें, तो उस कंडीशन में लेफ्ट हैंड साइड में फाई हमारा इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी हमारा इक्वल हो जाएगा। इसके बाद जो है एक घेरा में लगा लेता हूं, इधर बाकी बचे हुए जगह पे हम लोग लिखेंगे। तो फाई का जो हमारा वैल्यू है वो क्या है, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, स्मॉल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन में है, नीचे लाएंगे डिवीजन फॉर्म में आ जाएगा, मीन्स E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई। अब फिर एप्सिलॉन नॉट को हम लोग बीच में डाल देते हैं, उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है। एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, इसको हम लोग घेरा लगा लेंगे। जब पॉइंट P हमारा स्फेरिकल सेल के सरफेस पर हो, तो उस कंडीशन में जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा वो सेम हो जाएगा जो पिछले जैसा था, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। बस डिफरेंस यही है कि पिछले वाले में जो गॉसियन सरफेस का रेडियस था वो स्मॉल आर था, और इस समय जो गॉसियन सरफेस का रेडियस है वो क्या है, कैपिटल आर है। ठीक है, अब इस कंडीशन में भी हम लोग वो वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, जब ये हमारा स्फेरिकल सेल किसी मीडियम में रखा हुआ हो। किसी मीडियम में कहने का मतलब कहीं और जगह पे, मतलब कि वैक्यूम में नहीं हो, ऑयल या फिर कोई भी मीडियम हो, उस कंडीशन में इसका फॉर्मूला हो जाएगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। इसको आप घेरा लगा लेंगे और यहाँ पे इसके बारे में आप क्या लिखेंगे, व्हेन स्फेरिकल सेल इज, इसके लिए आप लोग लिख देंगे व्हेन स्फेरिकल सेल इज इन मीडियम। जब स्फेरिकल सेल हमारा किसी मीडियम में हो, जब स्फेरिकल सेल हमारा मीडियम में होगा, तो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो हो जाएगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू आर स्क्वायर। उम्मीद है कि आप मेरे साथ नोट कर रहे थे और नोट कर चुके होंगे, नहीं तो फिर वही कीजिए, आप पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट फटाक से लीजिए, फिर मैं मिटाकर। और जो हमारा थर्ड कंडीशन था, केस 3 जो हमको लेना था कि चार्ज हमारा कहाँ हो, ये हमारा स्फेरिकल सेल के अंदर हो, तो उस कंडीशन को हम लोग फटाक से देख लेते हैं। वो छोटा सा कंडीशन है, बहुत इजी भी है इन दोनों केसेस की तुलना में। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि डेली जो आप नोट्स बना रहे हैं उसको बेहतर ढंग से नोट्स बनाइए और उसका रिवीजन रेगुलरली करते रहिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी आप लोग को बताया हुआ हूं कि यूनिट 5 तक जो है आपका सारा चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है, सारा टॉपिक भी एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आपको पीछे वाला टॉपिक अगर समझ में नहीं आया होगा या फिर आपका छूट गया होगा, तो आगे वाला टॉपिक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप पीछे वाला रिवीजन करते रहिए रेगुलरली। अब केस 3 जो है हमारा, केस 3 को हम लोग समझते हैं। केस 3 है हमारा व्हेन पॉइंट P लाइज इनसाइड द स्फेरिकल सेल। जब पॉइंट P हमारा स्फेरिकल सेल जो हम लिए हुए हैं, जिस पे चार्ज हमारा स्प्रेड है, उसके अंदर लाई करे, उसके अंदर रहे, तो क्या होगा। केस में ये छूट गया, आप लोग थोड़ा सा खुद से कर लेंगे। केस 3 है हमारा व्हेन पॉइंट P लाइज inside the spherical cell, lies inside the spherical cell। जब पॉइंट P हमारा स्फेरिकल सेल के अंदर लाई करे, उस कंडीशन में क्या होगा, when point P lies inside the spherical cell। अब इस कंडीशन को समझिए थोड़ा सा। जब पॉइंट P हमारा स्फेरिकल सेल के अंदर है, ठीक है, तो यहाँ पे ना तो हम लोग कूलॉम्स लॉ लगा सकते हैं, ना ही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा सकते हैं। अब हमको यहाँ पर गॉस लॉ अप्लाई करने के बारे में सोचना होगा, और गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं। और गॉसियन सरफेस हम लोग कैसा बनाते हैं, एक गॉसियन सरफेस सबसे पहले कहते हैं कि इसको थोड़ा सा हमको रिमाइंड करना पड़ेगा। एक ऐसा सरफेस
जो चार्ज हमारा किसी भी सरफेस पे स्प्रेड है, किसी भी सरफेस पे चार्ज फैला हुआ है किसी भी बॉडी पे, उसको कवर करे। एक ऐसा सरफेस जो किसी भी बॉडी पे चार्ज फैला हुआ है उस चार्ज को कवर करे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, गॉसियन सरफेस कहते हैं। जैसे इसको कवर करने के लिए ये सरफेस था, ये गॉसियन सरफेस था। इसको कवर करने के लिए इसका खुद का सरफेस था, वो गॉसियन सरफेस था। लेकिन जब पॉइंट पी हमारा अंदर है और यहाँ पे अगर हम लोग एक इस तरह से अगर गॉसियन सरफेस को अगर बनाते हैं, तो ये गॉसियन सरफेस जो हमारा अंदर बनाए हैं, ये बाहर वाले चार्ज को कवर कर पाएगा क्या? कभी कवर नहीं कर पाएगा। आप इमेजिन कीजिए, जो आपका फुटबॉल है, फुटबॉल के अंदर एक पी पॉइंट है, उस फुटबॉल के ऊपर चार्ज हमारा फैला हुआ है और फुटबॉल के अंदर एक छोटा सा फुटबॉल अगर हम लोग बना दे, तो बड़ा सा फुटबॉल जिस पे चार्ज फैला हुआ है उसके अंदर जो फुटबॉल है वो क्या बाहर वाले चार्ज को कवर कर पाएगा? कभी नहीं कवर कर पाएगा। मतलब यहाँ पे गॉसियन सरफेस जो है हमारा अंदर बनेगा और गॉसियन सरफेस चार्ज को कवर ही नहीं कर पाएगा। तो कंडीशन को हम लोग लिखते हैं, इन दिस कंडीशन, इसको आप लिखना चालू करेंगे मेरे साथ इस कंडीशन को। इन दिस कंडीशन द गॉसियन सरफेस is formed inside the spherical cell। इस बार जो है हमारा गॉसियन सरफेस जो बन रहा है वो स्फेरिकल सेल के अंदर बन रहा है। अब स्फेरिकल सेल के अंदर बन रहा है तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बन रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगा? यहाँ से इस चार्ज से बाहर की तरफ जा रहा होगा, अंदर तो कोई हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा ही नहीं रहा है। हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के प्रॉपर्टी में पढ़े भी थे। क्या पढ़े थे? कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा सरफेस से स्टार्ट होगा और सरफेस से ही एंड होगा, वो कभी भी इंटरसेक्ट करके बॉडी के अंदर नहीं जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है यहाँ पर वो इंटरसेक्ट करके कभी भी अंदर नहीं जा सकता है, हमेशा वो कहाँ जाएगा? बाहर की तरफ जा रहा है। तो इस कंडीशन में जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके गॉसियन सरफेस को, ये जो अंदर सरफेस बनाए हैं इसके गॉसियन सरफेस को, मतलब इस गॉसियन सरफेस को क्रॉस ही नहीं करेगा तो हमारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही नहीं क्रिएट होगा। नॉर्मल सी बात है। यहाँ से ये बाहर की तरफ जा रहा था तो यहाँ पे क्रॉस कर रहा था, लेकिन ये अंदर की तरफ जाएगा ही नहीं, ऐसे जाएगा ही नहीं, तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही नहीं क्रिएट होगा। तो इस कंडीशन में जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू, अगर मान लीजिए कि इसका जो रेडियस है हम लोग कुछ r डैश ले लेते हैं अपने मन से, कुछ भी r डैश, आप चाहे तो जो चाहे वो ले सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमारा क्रिएट हो रहा है वो फाई का वैल्यू क्या होगा? E इंटू 4πr² होता है ना। यहाँ पर E इंटू क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds होता है। तो ds मतलब क्या होता है? हमारा सरफेस एरिया होता है। तो सरफेस एरिया यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4πr²। तो 4π और इंटू स्मॉल r², 4π इंटू स्मॉल r² होता है। और स्मॉल r डैश हम लोग कंसिडर किए हैं, डैश हाँ नीचे ही रहने देते हैं, यहाँ पर ही चेंज कर दीजिए। इसका जो रेडियस है वो क्या है? स्मॉल r डैश, r1 ले लीजिए, r1 सॉरी डैश नहीं r1, तो r1 का स्क्वायर E इंटू 4πr1 का स्क्वायर, ये हमारा फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू हो गया। इसको इक्वेशन 1 कंसिडर कर लीजिए। और फिर हम लोग गॉस थ्योरम को ध्यान में लाएंगे। गॉस थ्योरम का क्या कहना है? फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ गॉस लॉ, गॉस लॉ का डेफिनेशन से हम लोग क्या जानते हैं? फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अब जो हमारा चार्ज अवेलेबल है, ये चार्ज का जो वैल्यू है इसमें तो कुछ है ही नहीं। जैसे मान लीजिए जो गॉसियन सरफेस है, वो गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज का वैल्यू होना चाहिए। ये गॉसियन सरफेस था, इसके अंदर चार्ज का वैल्यू था, ये गॉसियन सरफेस था, इसके अंदर चार्ज का वैल्यू था, लेकिन इसके अंदर तो चार्ज का कुछ वैल्यू है ही नहीं। तो यहाँ चार्ज का वैल्यू हम लोग क्या कंसिडर करेंगे? 0। जब चार्ज का कुछ वैल्यू है ही नहीं तो चार्ज का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा हमारा। मतलब फाइनली जो है हमारा, अब दोनों तरफ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग इक्वेट करेंगे बाई इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को कंसिडर बाई इक्वेटिंग 1 एंड 2 वी गेट इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग इक्वेट करेंगे तो उसमें हमको क्या मिलेगा? फाई दोनों तरफ सेम है, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में क्या है? E इंटू 4πr1 का स्क्वायर है, और राइट साइड में हमारा क्या है सेकंड इक्वेशन में?
0/ε0 है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू हो जाएगा 0/4πε0 इंटू R1 का स्क्वायर। अब जीरो से किसी भी टर्म में हम लोग जीरो में किसी भी टर्म से डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो क्या है, जीरो है। कहाँ पे हमारा जीरो है, जो हम स्फेरिकल सेल कंसिडर कर रहे हैं उसके अंदर, ठीक है। तो इस केस को भी आप फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर नोट कर रहे थे तो नोट करके कंप्लीट कर लीजिए। तीनों कंडीशन को हम लोग देख लिए कि जब हमारे स्फेरिकल सेल के बाहर हो कहीं भी पी पॉइंट, वहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो क्या था फॉर्मूला हमारा, Q/4πε0 इंटू R स्क्वायर। R क्या था, ओरिजिन से लेके इसके बीच का डिस्टेंस, ओशियन सरफेस के बीच का जो हमारा रेडियस था उसका स्क्वायर। फिर यहाँ पे सिर्फ R चेंज हो गया, Q/4πε0 इंटू यहाँ से यहाँ के बीच का जो रेडियस था उसका स्क्वायर। और जब हमारा अंदर होगा, या ऑब्जेक्टिव में इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि, या फिर ऑब्जेक्टिव में तो आपका इसमें जितना भी आप फाइनल वैल्यू आप फाइंड कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, वो सारा का सारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके। तो उसमें क्या पूछेगा आपको क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड ऑफ स्फेरिकल सेल। आउटसाइड ऑफ स्फेरिकल सेल क्या होगा, वो फॉर्मूला डाल सकता है, या फिर ऑन द स्फेरिकल सेल वो भी डाल सकता है, या फिर इनसाइड द स्फेरिकल सेल वो भी डाल सकता है। तो तीनों केसेस को आप लोग ध्यान में रखेंगे। या तो ये आपके 5 मार्क्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, या फिर सीबीएसई में 3 मार्क्स में भी पूछ देता है कभी कभी, या फिर आपको ऑब्जेक्टिव के लिहाजे से भी इसको ध्यान में रखना चाहिए। अब इसका जो है एक हम लोग चाहे तो ग्राफ देख भी सकते हैं, वैसे आप समझ ही गए होंगे, वैसे फिर भी हम लोग ग्राफ इसका एक देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और रेडियस के बीच में जो ग्राफ बन रहा है वो ग्राफ हमारा किस तरह का होगा। बहुत केयरफुली उसको समझेंगे। अगर आप ये कॉन्सेप्ट को अच्छे ढंग से समझ गए होंगे तो वो ग्राफ आप बहुत इजीली समझ जाएंगे। ग्राफ आप छोटा सा हेडिंग दे देंगे, ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस 1/r स्क्वायर। यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आया है, Q/4πε0 इंटू R स्क्वायर। तो हम लोग इसमें जो ग्राफ ले रहे हैं वो किसके वर्सेस किसका ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के, और 1/r स्क्वायर का ग्राफ ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक y एक्सिस लिए, एक x एक्सिस लिए। y एक्सिस पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को ले लेते हैं, और x एक्सिस पे हम लोग डिस्टेंस को ले लेते हैं। ये r एक्चुअली हमारा क्या है, डिस्टेंस है। आप चाहे तो इसको डिस्टेंस भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस 1/r स्क्वायर, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं। ये हमारा कुछ इस तरह का कंडीशन था, ये हमारा इस पे चार्ज फैला हुआ था, और चार्ज फैले होने के कारण यहाँ से जो हमारा रेडियस था r था, और इसका जो रेडियस था वो स्मॉल r था। और एक बार हमारा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था वो कंडीशन अंदर था, R1, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमारा 0 था, जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कब 0 था, जब हमारा R अंदर था। मतलब कि ये R जो है हमारा, R से अगर छोटा सा कुछ अगर हम लोग वैल्यू ले, सपोज कीजिए R 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर से अगर छोटा सा वैल्यू अगर हम लोग लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3.9, 3.8, 3.6, कुछ भी, मतलब ये हमारा अंदर आ जाएगा। तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 0। तो R का जो वैल्यू है वो हमारा स्टार्ट कहाँ से होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से, और जहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और जैसे जैसे यहाँ से डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू घटते जाएगा। क्योंकि डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ता है, हमारा फॉर्मूला अभी हम लोग देखे हैं, क्या देखे हैं, E = Q/4πε0 इंटू R स्क्वायर। तो जैसे जैसे हमारा डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, जैसे R का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे कुछ 5 सेंटीमीटर पे था, यहाँ पे कुछ 7 सेंटीमीटर पे, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा डिवीजन के बाद इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है वो घटते जाएगा। यहाँ पे करेंगे 10 सेंटीमीटर पे और घटेगा। मतलब फाइनली हमारा कंक्लूजन क्या है कि जैसे जैसे हमारा डिस्टेंस बढ़ेगा, यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लिए हैं और इधर हम लोग डिस्टेंस ले रहे हैं, डिस्टेंस बोलिए या फिर 1/r स्क्वायर बोलिए, 1/r स्क्वायर ले रहे हैं। तो इस कंडीशन में जैसे जैसे हमारा डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, घटते जाएगा। एक कंडीशन पे तो इसका ग्राफ हम लोग कुछ ऐसे बनाएंगे, ऐसे कुछ हमारा ग्राफ बनेगा। या ऐसा कंडीशन है जहां पे हमारा
आर, ये जो है हमारा आर है, यहाँ पर डिस्टेंस था हमारा, डिस्टेंस, ये हमारा आर वाला कंडीशन है। आर वाले कंडीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम होगा। ध्यान से समझिए इस सिचुएशन को। यहाँ पे जो हमारा आर है, जहाँ पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम होगा, और इससे जैसे ही हम लोग पीछे आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। इस आर से जैसे ही पीछे आते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है, इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। अब आर का जो वैल्यू है, ये जैसे ही हमारा आर वाला कंडीशन आएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। और जैसे जैसे आर का वैल्यू हमारा घटते जाएगा, बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे आर का वैल्यू बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमारा क्या होगा, घटते जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन के हेल्प से भी समझे थे, तो आप फटक से इस ग्राफ को ड्रा कर लीजिए। उम्मीद है कि आप लोग इस चीज को अच्छे से समझ गए होंगे कि जैसे जैसे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का, जैसे जैसे हमारा आर का वैल्यू बढ़ेगा, वैसे वैसे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू घटते जाएगा, है ना। आर हमारा इधर बढ़ रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ऊपर से नीचे आने पे लगातार घट रहा है। और ये वाला जो हमारा पोर्शन है, यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो है। तो फटक से आप इसको नोट कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद फिर इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल को हम लोग देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है, और उस न्यूमेरिकल को देखने के बाद हम लोग क्लास को फिनिश ऑफ करेंगे। फिर इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। और जो न्यूमेरिकल है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये आपको आईआईटी और नीट से कनेक्ट करेगा इस टॉपिक के साथ, ठीक है। तो फटक से आप लोग कॉपी पेन लेकर न्यूमेरिकल को नोट करना चालू करेंगे। ध्यान से क्वेश्चन को समझिए। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन इज रेडियली आउटवर्ड एंड वेरीज विथ डिस्टेंस आर। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारा क्या है, एक रीजन में रेडियली आउटवर्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा रेडियली बाहर की तरफ अभी जो जा रहा था, स्फेरिकल कंडीशन है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारा बाहर की तरफ ही जाते हैं, तो बाहर की तरफ जा रहा था और आर के साथ वैरी कर रहा था। इलेक्ट्रिक फील्ड आर के साथ हमारा वैरी करेगा ही। जैसे जैसे हमारा आर बढ़ेगा, अभी हम लोग ग्राफ में भी पढ़े थे कि जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा घटेगा, ठीक। एज उसका इक्वेशन दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है 250 आर वोल्ट पर मीटर स्क्वायर। 250 तो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, और आर यहाँ पे क्या है, वो जो रेडियस जो हमारा बढ़ते जा रहा है जिसके साथ वो वैरी कर रहे हैं, वो आर इंटू वोल्ट पर मीटर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है। फिर आगे हम लोग देखते हैं, कैलकुलेट द चार्ज कॉन्टेंट इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस 0.2 मीटर। अब हमको क्या करना है, स्फीयर का जो रेडियस है वो हमारा 0.2 मीटर दिया हुआ है, जहां पर मतलब जहां पे हमको वैल्यू फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो r इक्वल टू 0.2 मीटर दिया हुआ है। अब हमको क्या करना है, चार्ज का वैल्यू फाइंड करना है कि ये जो हमारा स्फेरिकल सेल है उसके अंदर चार्ज का वैल्यू कितना है, वेरीज विथ डिस्टेंस r, जो डिस्टेंस r के साथ वैरी कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जो गिवन डाटा है उसके बारे में लिखेंगे। तो गिवन डाटा हमारा क्या है, गिवन डाटा आप इसको चाहे तो फिगर से भी समझ सकते हैं, या फिर अगर फिगर नहीं भी बनाएंगे फिर भी आपका वर्क करेगा। एक बार मैं फिगर से समझा दूं। ये हमारा कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा कुछ वैल्यू कुछ दिया हुआ है, इक्वल टू 250 आर वोल्ट पर मीटर स्क्वायर। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है इक्वल टू कितना है, 250 आर वोल्ट पर मीटर स्क्वायर है। अब ये बोल रहा है कि जैसे जैसे डिस्टेंस हमारा बढ़ रहा है, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू चेंज हो रहा है। यहाँ पर आर का वैल्यू चेंज होगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। वही क्वेश्चन का कहना है। और फिर कहना था कि इसके अंदर कितना चार्ज अवेलेबल है वो स्फेरिकल सेल के अंदर, वो हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पर आर का वैल्यू क्वेश्चन में आप देखे हैं कि बोल रहा है 0.2 मीटर, 0.2 मीटर पे। तो 0.2 मीटर पे कहने का मतलब आर का वैल्यू 0.2 दे रहा है, मतलब कि 250 इंटू 0.2 वोल्ट पर मीटर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है हमारा, ई इंटू ई का जो हमारा वैल्यू हो जाएगा 250 इंटू 0.2, मतलब दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 50 वोल्ट पर मीटर स्क्वायर ई का वैल्यू। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो हमारा फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी फाई का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। फाई के लिए फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ई इंटू सरफेस एरिया
सरफेस एरिया मतलब क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ डीएस होता था, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ डीएस, और डीएस मतलब छोटा सा एरिया और उसके लिए बड़ा सा एरिया हम लोग देखते थे। तो बड़ा सा एरिया यहाँ पे किसके लिए बात कर रहा है, स्फेरिकल सेल के लिए बात कर रहा है ना। तो ई इंटू हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। आप क्वेश्चन को समझकर अपने मन से भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का यहाँ पे चर्चा हो रहा है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमारा वैल्यू है वो कितना है, 50 है, और इंटू सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आप जानते ही है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। आप चाहे तो यहाँ पर 4 इंटू पाई का वैल्यू और आर का जो वैल्यू है वो आप डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग सिर्फ 50 इंटू 4 पाई अभी डालेंगे, और आर का जो हमारा वैल्यू है वो कितना बोल रहा था, आर का वैल्यू 0.2, तो 0.2 का स्क्वायर। ठीक है, ये तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू हो गया। फिर अब हमारा गॉस थ्योरम से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू क्या होता है उसको हम लोग थोड़ा सा जरूरी है लिखना। फ्रॉम गॉस लॉ फाई इज इक्वल टू, गॉस लॉ से हमारा फाई का वैल्यू क्या होता है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। यहाँ पे फाई का वैल्यू कितना आया है, 50 इंटू 4 पाई इंटू 0.2 का स्क्वायर, और गॉस लॉ से हमारा फाई का वैल्यू क्या होता है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। अब इसका जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको हम लोग इधर देखते हैं। इसका जो रिमेनिंग पोर्शन है इसको हम लोग इधर लिखते हैं। यहाँ पे अब हम लेफ्ट साइड में फाई इक्वल है, फिर राइट साइड में फाई को हम लोग इक्वेट करेंगे। तो राइट साइड में क्या है हमारा 50 इंटू 4 पाई इंटू 0.2 का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट की, Q बाई एप्सिलॉन नॉट की। ठीक है, अब हमको फाइंड क्या करना था, क्वेश्चन को थोड़ा सा रिमाइंड कीजिए, हमको इलेक्ट्रिक चार्ज का वैल्यू फाइंड करना था, और Q इक्वल टू अगर हम लोग फाइंड करना चाहे तो क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 को अभी हम लोग रहने देते हैं, 50 इंटू 4 नहीं करेंगे, अभी आपको पता चलेगा मकसद क्यों नहीं करेंगे। 50 इंटू 4 पाई, और इसमें हम लोग एप्सिलॉन नॉट से इधर मल्टीप्लाई अगर कर दे तो क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा इंटू 0.2 का स्क्वायर, 0.2 का स्क्वायर। अब जो Q का वैल्यू है ये अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अगर आप चाहे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू ऐसे भी डाल सकते हैं, 4 गुना पाई का वैल्यू कितना 3.14, या फिर 22/7 आप कुछ भी डाल सकते हैं, और इंटू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। आप 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बदले इतना डाल के और फाइनली आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उतना नहीं करके हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर इसी वजह से इसको बचाकर 4 पाई को यहाँ पर अभी हम लोग लाए हैं। क्यों लाए हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होता है। और इसको अगर हम लोग उल्टा कर दे, इसको ऊपर कर दे, इसको नीचे कर दे तो क्या होगा, ये इसके नीचे का 1 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, मतलब कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बदले हम लोग लिख सकते हैं कितना 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो उतना कैलकुलेशन से तो सिंपल हो जाएगा ये। तो वैल्यू को हम लोग पुट कर देते हैं फाइनली, 50 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 0.2 का होल स्क्वायर। उसको आप कैलकुलेट करेंगे और जो चार्ज का वैल्यू आएगा कूलम्ब में वो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएंगे कि आंसर इसका इतना आया है। और पीछे का जो भी टॉपिक अभी आप लोग नहीं पढ़े हैं तो उसको फटाक से रिवीजन कर लीजिएगा, ताकि आगे समझने में आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो। उम्मीद है कि सब कुछ आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। तो आप फटाक से इसको नोट कर लीजिए, या फिर पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसको आप नोट करके इसको सॉल्व करके और फिर आंसर कमेंट में कर आप लोग बताइएगा। पिछले क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल भी नहीं लोग बताए हैं, बस एक ही लोग कमेंट करके बताए थे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग, मैक्सिमम लोग कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर कितना आया है। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।